everyone, welcome to our channel. I hope you all are safe and healthy. So student, from this video we are going to start our new chapter number 5, which is good governance. And this chapter come in the heading of contemporary India. Contemporary India का मतलब होता है प्रेजेंट का इंडिया. कंटेम्प्रेरी मतलब प्रेजेंट, यानी आज का जो भारत है हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं ये हेडिंग में. क्योंकि जो हमारी शुरुआत के 3 चैप्टर थे वो थे वर्ल्ड सिंस 1991, यानी दुनिया में और इंडियन कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो 1991 के बाद क्या क्या चेंजेस देखे गए, क्या. सो ये हमने वर्ल्ड सिंस 1991 वाले हेडिंग में हमारे 3 चैप्टर हमने कंप्लीट किए. नाउ फ्रॉम द 4th चैप्टर हमारा जो हेडिंग है वो है कंटेम्प्रेरी इंडिया वाला. सो लेट्स स्टार्ट. In this chapter, we will explore the concept of good governance and the citizen-centric administration, which has become an important aspect of changing nature of public administration, particularly in the era of globalization. So, इस chapter में हम good governance वाला concept पढ़ने वाले हैं कि कैसे जो administration है government का वो citizen-centric होना चाहिए और क्यों ये आज के ज़माने में ज़्यादा important aspect बन गया है. क्योंकि हमारा जो public administration है वो वक्त के साथ उसका नेचर बदलते जा रहा है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के एरा में हम है मोस्ट एडवांस फेज में अब हम हैं अपने. सो यहाँ पे जो नेचर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो एक रफ्तार से बदलते हुए हमें देखने मिल रहा है. Let us begin with a few questions. What is government? What is governance? What should be the role of government in civic administration? Should they play any role and how they can play that role? So these are the some basic questions जिससे हम अपनी शुरुआत करेंगे इस चैप्टर की कि गवर्नमेंट एक्चुअली होती क्या है, गवर्नमेंट का गवर्नेंस किस तरीके का होना चाहिए, उनका क्या क्या रोल होता है सिविक एडमिनिस्ट्रेशन में. सो दिस आर द बेसिक क्वेश्चंस जिससे हम अपने इस चैप्टर की इस कंसेप्ट की शुरुआत करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. We as citizens come in contact with the government's administrative machinery on daily basis. For instance, you may need a birth certificate, death certificate, Aadhaar card, PAN card, ration card, etc. We may have complained against the local government for not repairing or maintaining roads, clearing the garbage, etc. So हम citizen जो है हम एक देश में रहते हैं. हमारे देश की सारी भागदौड़ कौन पूरी करता है वो है हमारी गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का जो काम होता है इट इज़ नोन एज गवर्नेंस. तो हम सिटीजन गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी से रोज इंटरेक्ट होते हैं, रोज उनसे कांटेक्ट में रहते हैं. जैसे कभी हमें गवर्नमेंट ऑफिस जाना पड़ा फॉर द सेक ऑफ कलेक्टिंग आवर बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, या आधार कार्ड के काम के लिए, या पैन कार्ड के काम के लिए, या कोई भी गवर्नमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने या कोई भी गवर्नमेंट रिलेटेड काम करने हम गवर्नमेंट से इंटरेक्ट होते हैं उसके एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी. चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हमारा इंटरेक्शन होता है. हाउ द गवर्नमेंट्स एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज रिस्पॉन्ड टू दीज वेरियस डिमांड्स, नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ सिटीजन विल डिटरमाइन द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन. सो गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, वो सिटीजन के वेरियस डिमांड्स को, नीड्स को, रिक्वायरमेंट को कैसे फेस करता है, कैसे रिस्पॉन्स करता है, इसी से हम तय करते हैं, इसी से हम डिटरमाइन करते हैं किसी भी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो सक्सेसफुल गवर्नमेंट है, वो बैड गवर्नमेंट है, कि वो गुड गवर्नेंस है, या वो सक्सेस है या फेलियर है. Since early 1980s, there has been an increasing focus on the performance of public administration. 80s के बाद से हमें देखने मिला है कि जो गवर्नमेंट का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशन है उन पे काफ़ी फोकस करा जा रहा है. परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, अच्छा करने के लिए 1980s से हमने काफ़ी चेंजेस जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशंस में देखे हैं. टू इंश्योर द परफॉर्मेंस इट इज नेसेसरी दैट द वैल्यूज लाइक अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड सिटीजंस फीडबैक नीड टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द रियाम ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. सो अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी जैसी चीज़ों पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया गया ताकि सिटीजंस के फीडबैक जो है वो अच्छे रहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, और जो हमारी गवर्नमेंट है वो उनके फीडबैक के हेल्प से अपने आप को इम्प्रूव कर सकें. What is the role of state towards its citizens? In 11th standard, we saw the role of public administration. We saw that there was a narrow role described as POSD, CORB, and a broader role that include all 3 branches. POSD, CORB. सो इसका फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स, ये एक एक्रोनियम है. अगर किसी को भी हमें नैरो वे में समझाना हो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल क्या है, सो वी कैन एक्सप्लेन थ्रू दिस एक्रोनियम. हाउ? P for planning, O for organizing, S for staffing, D for directing, CO stands for coordinating, R for reporting, and B for budgeting. This acronym is describing the role of public administration is in a narrow way. और अगर हमें ब्रॉडर वे में एक्सप्लेन करना है तो हम गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस एक्सप्लेन करते हैं. 3 ब्रांचेस क्या है गवर्नमेंट की? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी. सो दीज आर द 3 मेन ब्रांचेस ऑफ एनी गवर्नमेंट. सो ये हमने अपने 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस में कवर किया था. एंड नाउ हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं जहां हम गुड गवर्नेंस के कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं. सो लेट्स कंटिन्यू. फॉर हाउ द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ब्रॉट इन चेंजेस इन द ट्रेडिशनल रोल. वी नोटेड दैट इन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन द सिटीजंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन.
Today, besides the government, various non-state actors, non-governmental organization, voluntary organization plays an important and supportive role in public administration. The word used to describe this corporative effort of the government is non-governmental bodies in public administration is governance. सो हमने गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के कंसेप्ट में काफ़ी चेंजेस देखे हैं कि वो ट्रेडिशनल से कैसे वो और एडवांस हुआ है। हमने ये देखा कि कैसे सिटीजन सेंट्रिक बनती जा रही है हमारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे सिटीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनके व्यूज़ उनके फीडबैक को नज़र में रखते हैं। एंड आज हम ये भी देखते हैं कि बिसाइड्स गवर्नमेंट, गवर्नमेंट तो अपना काम करती ही है, बट बिसाइड्स गवर्नमेंट नॉन स्टेट एक्टर्स भी इंपॉर्टेंस गेन कर रहे हैं इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन स्टेट एक्टर्स यानी जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है या ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो किसी भी गवर्नमेंट से डायरेक्टली अफिलेटेड नहीं है, उन्हें कोई डायरेक्ट नहीं कर रहा है, उन्हें कोई फंड नहीं कर रहा है, वो इंडिपेंडेंट है और वो किसी भी गवर्नमेंट से ताल्लुक नहीं रखते हैं। सो दीज आर कंसिडर्ड एज नॉन स्टेट एक्टर्स। सो ऐसे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन भी आज एक इंपॉर्टेंट और सपोर्टिव रोल प्ले कर रहे हैं इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं और इनके लिए the word used to describe this corporative effort of the government and non-governmental bodies is known as governance. So ये हमारे क्वेश्चन का हो गया आंसर कि गवर्नेंस क्या है। सो ये है गवर्नेंस की गवर्नेंस यानी कि जो कॉर्पोरेटिव रोल ये गवर्नमेंट और नॉन स्टेट बॉडीज जो प्ले कर रही हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सिटीजन, फॉर द डेवलपमेंट, तो इसे कहते हैं गवर्नेंस। दिस इज अ ब्रॉडर व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, थस गवर्नेंस इज अ ब्रॉडर देन गवर्नमेंट। तो ये एक ब्रॉडर व्यू में हमने समझा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इसलिए जो गवर्नेंस है उसका व्यू गवर्नमेंट से भी ज्यादा ब्रॉड है, यानी वो एक ब्रॉडर टॉपिक है टू अंडरस्टैंड। सो दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली द फॉर्मल इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट विच इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड ब्यूरोक्रेट्स, बट ऑल्सो इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन, एनजीओ, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो गवर्नमेंट के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम तीन मेन ब्रांचेस पढ़ते हैं, जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और ब्यूरोक्रेट्स यानी जुडिशरी हमारा। लेकिन जब हम गवर्नेंस के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें ये तीन चीज़ तो ऐड होती ही है, बट ऑल्सो द इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन जिनका डायरेक्टली गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है बट स्टिल दे आर वर्किंग फॉर द सोसाइटी, दे आर स्टिल वर्किंग फॉर द पीपल आउट देयर, वो इंक्लूड होते हैं एनजीओ, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर। सो ये एक ज़्यादा ब्रॉडर व्यू है, गवर्नेंस वाला व्यू जो है वो ज़्यादा ब्रॉडर है एज कम्पेयर टू द गवर्नमेंट। The concept of governance also aims to improve the performance of public institution with a focus on citizen. So जो governance का concept है वो ये है कि वो अपने performance को improve करें, public institution जो है उनके performance को improve करें और लोगों पे ज़्यादा focus करें, लोगों के feedback को use करते हुए वो अपने performance को improve करें. So this is the aim of governance. Evolution and meaning. Several changes took place in the world in 1990s. These changes include the following. 1990s से हमने काफ़ी changes world में notice करें, whether it's end of Cold War, whether it's globalization, just in Indian economy system. So उन changes को include करते हुए world में और India में जो changes हुए हमारी governance पे क्या impact हुआ. So the first is globalization of the world economy. Globalization had several dimensions. A, the technological revolution in the sector of communication brought in internet, mobile communication, TV, etc. These developments and the growth of social networking brought in an instant connectivity and transparency in the administrative system. यानी जब ग्लोबलाइजेशन आया तो ग्लोबलाइजेशन की काफ़ी डायमेंशंस हैं, इंटरनेट की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ अलग है, कम्युनिकेशन की तरफ अलग है, इंटरनेशनल रिलेशन देखा जाए तो वो एक अलग डायमेंशन में आता है. सो फर्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो है टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन. तो जब ग्लोबलाइजेशन हुआ इकोनॉमीज का रिवॉल्यूशन आया, जब टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन आया तो हमारी जो कनेक्टिविटी है वो ज़्यादा इंप्रूव हो गई, इंस्टेंट हो गई, फास्ट हो गई, इंटरनेट आ गया, मोबाइल आ गया, कम्युनिकेशन आ गया, टीवी आ गई. सो ये सारे डेवलपमेंट्स की वजह से सोशल नेटवर्किंग जो है उसका ग्रोथ हुआ और उस वजह से जो गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच की जो कनेक्टिविटी है वो इंस्टेंट हो गई और एक ट्रांसपेरेंसी हमें दिखाई दी गई इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. सी फॉर एग्जाम्पल वी हैव सोशल नेटवर्किंग साइट्स वेयर वी हैव ट्विटर, वेयर वी हैव इंस्टाग्राम और एनी अदर सोशल नेटवर्किंग साइट. एग्जाम्पल ऑफ ट्विटर. ट्विटर पे हम हैं, हम जैसे आम लोग हैं और जो बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल हैं वो भी हैं, एमपीज हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, हमारे कंट्री के, दूसरे कंट्री के. सो द इंटरेक्शन बिटवीन द पीपल, बिटवीन द नॉर्मल सिटीजन एंड द हाई प्रोफाइल एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा जो कनेक्शन है वो ज़्यादा इंस्टेंट हो गया है. ठीक है, अब हमें वाया जाने की ज़रूरत नहीं, वी कैन डायरेक्टली टेक्स्ट टू देम, वी कैन डायरेक्टली ट्वीट टू देम. सो ये एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि कितनी ट्रांसपेरेंसी आई है. किसी भी कंट्री में अगर कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, किसी भी कंट्री में अगर गवर्नमेंट से लोग अगर रेजिस्ट कर रहे हैं किसी भी डिसीजन से, तो वो ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें दिखाई देने लगता है. तो इस वजह से एक गवर्नमेंट भी एक अकाउंटेबिलिटी होल्ड करती है, थोड़ी रिस्पॉन्सिबल बनती है फॉर द सेक ऑफ देयर इमेज. सो इस वजह से एक ट्रांसपेरेंसी भी हमें आई, कोई चीज़ अब छुपी हुई नहीं है, हर चीज़ खुलेआम है. सो ये था हमारा फर्स्ट डायमेंशन, हमारे फर्स्ट पॉइंट में
हमारा डायमेंशन था टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन में। अब हमारा सेकंड डायमेंशन जो है वो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन चेंज्ड, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बिकेम एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक इशू, दिस मेड इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसीज मोर इन्फ्लुएंशियल। यानी जब इंटरनेशनल ग्लोबलाइजेशन हुआ इकोनॉमीज का, इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन जो है वो हमारे चेंज हुए, हम आपस में ट्रेड करने लगे, हम आपस में बिजनेस करने लगे, इन्वेस्टमेंट्स करने लगे। सो इससे जो है इकोनॉमिक इशू वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता गया, इकोनॉमी पे लोग ज़्यादा काम करने लगे, गवर्नमेंट ज़्यादा काम करने लगी, और इस वजह से जो फंडिंग एजेंसीज है, इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसीज है, वेदर इट्स IMF और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सारी एजेंसीज का इन्फ्लुएंस जो है वो ज़्यादा देखने मिला। The second point is international institution. There is a growing influence of international funding agencies like International Monetary Fund, World Bank, Asian Development Bank, United Nation Development Program, United Nation Environment Program, United Nation International Children's Emergency Fund, etc. So ये सारी चीज़ जो है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने लगी, क्योंकि जो अब नेशनल इकोनॉमीज है वो वर्ल्ड इकोनॉमी से कनेक्ट होने लगी, वो इन्वेस्टमेंट की तरफ ज़्यादा जाने लगी, वो डेवलपमेंट पे काम करने लगी, वो अपने इकोनॉमिक पे काम करने लगी, उन्हें ट्रेड करना है, उन्हें बिजनेस करना है। सो ये जो एजेंसीज हैं जो ये सारे भागदौड़ को एक रूल्स एंड रेगुलेशन, एक गाइडलाइंस में बांध के रखती हैं, ताकि कोई भी ऐसा कोई डिस्प्यूट हो या कोई भी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो वो यहाँ पे हो, या अगर किसी को कोई फंड लेना हो तो वो वर्ल्ड बैंक से ले। तो ये सारी चीज़ों का इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ता हुआ हमें नजर आया। These donor agencies now influence the policies of the third world countries. So ये सारी जो donor agencies हैं इनका इन्फ्लुएंस थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज पे दिखाई दिया गया। अब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज क्या हैं? तो फर्स्ट, पहले जब कोल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर का टाइम था, जब कोल्ड वॉर एरा था, तो वर्ल्ड को हमने देखा कि वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, USA के इन्फ्लुएंस में है, एक USSR के इन्फ्लुएंस में है। तो ये था दो वर्ल्ड। और जो एक तीसरा वर्ल्ड था वो इन डेवलपिंग कंट्रीज का था, या ऐसी कंट्रीज का जो कॉलोनी रही थी एक टाइम पे। सो ये थी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो किसी भी अलायंस के पास नहीं थी, ना वो रशिया के सपोर्ट में थी, ना वो US के सपोर्ट में थी। तो ये थी हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। इंडिया भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आता है। सो ये है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। They wanted reforms in the traditional administrative setup of the countries that was seeking aid. So ये सारी डेवलपिंग कंट्रीज थी, न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, तो ये किसी के भी सपोर्ट में नहीं थे, ये किसी के अलायंस में नहीं थे, किसी के अंडर नहीं थे, ये एक इंडिपेंडेंट न्यूली फॉर्म स्टेट्स थे। तो इनको डेवलपमेंट के लिए फंड्स चाहिए रहता था, फंडिंग एड चाहिए रहते थे। तो ये सारी जो एजेंसीज थी इनके ऊपर, इन कंट्रीज का के ऊपर इन एजेंसीज का काफी इन्फ्लुएंस हमें देखने मिला। Non-state actors, voluntary organization and non-governmental organization started to play a greater role in public administration. जैसा कि हमने अभी इंट्रोडक्शन में पढ़ा आपने कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो किसी भी गवर्नमेंट से या किसी भी एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डायरेक्ट नहीं करते, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी भी पार्टी के अंडर नहीं रहते हैं, वो किसी भी गवर्नमेंट का फंड नहीं लेते हैं, ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन को नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं। और ये लोग भी सोसाइटी के लिए काम करते हैं, तो इनका भी एक बड़ा रोल है, एक बड़ा हाथ है इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। These changes brought in rethinking of approaches to public administration. It was felt that the traditional approach of public administration would not satisfy the requirement of the citizen. This brought in a shift from public administration as an approach to governance. Governance approach is a break from the traditional model of public administration. सो नॉन स्टेट एक्टर्स के वजह से एक रीथिंकिंग हुई, एक कि हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये रियलाइज हुआ कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, वो लोगों की रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, वो उतना काम नहीं कर पा रहा है जितना लोगों को ज़रूरत है, जितनी लोगों की डिमांड है। सो दिस ब्रॉट अ शिफ्ट फ्रॉम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन अप्रोच टू गवर्नेंस। तो इस वजह से एक शिफ्ट हमें देखने मिला कि सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, अब नॉन स्टेट एक्टर्स भी पब्लिक के लिए काम करते हैं, और इनको फुल फ्रीडम है कि वो अपने हैसियत से जितना कर सकते हैं वो करें, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। सो इस अप्रोच के वजह से जो ट्रेडिशनल मॉडल है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टूटा, और ये नॉन स्टेट एक्टर्स भी अब इक्वली जो है गवर्नेंस में कंट्रीब्यूट करते हैं। These reforms sought to revamp the traditional archaic elephantine-sized public administration riddled with delays, red tape, and corruption. It aimed to replace these old systems with responsive, responsible, participative, equitable public administration. So, ऐसे रिफॉर्म्स के वजह से जो ट्रेडिशनल चीज़ थी, जो ट्रेडिशनल मॉडल था, जहाँ पे इतना बड़ा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, देखो एलिफेंटाइन जो है इसे डिस्क्राइब किया गया, वर्ड दिया गया है हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साइज को डिस्क्राइब करने के लिए, जो अक्सर काम डिले करता है, जहाँ पे रेड टेप और करप्शन है। सो इस जो रिफॉर्म हुआ, जहाँ नॉन स्टेट एक्टर्स आए, तो इससे जो एक एम था, ओल्ड ट्रेडिशनल सिस्टम तो था, वो अब न्यू में ट्रांसफॉर्म हुआ, जहाँ पे रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिबल, पार्टिसिपेटिव, इक्विटेबल हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बना। द न्यू मॉडल इज पॉपुलरली कॉल्ड एज गुड गवर्नेंस मॉडल। सो जो न्यू मॉडल है
गवर्नेंस का, इट इज पॉपुलरली नोन एज गुड गवर्नेंस। तो ये हम पढ़ने वाले हैं। This model is also looks at interlinkages between state government and civil society. This model wanted to make administration citizen centered and not rule bound. So ये मॉडल का जो एम है वो है सिटीजन सेंटर्ड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी लोगों से चलने वाला और लोगों के लिए काम करने वाला एडमिनिस्ट्रेशन, ना कि एक रूल बॉन्ड एडमिनिस्ट्रेशन। सो दिस इज द न्यू मॉडल। हमारा जो न्यू मॉडल है, जो ट्रेडिशनल को ब्रेक करके आया है गवर्नेंस का, इट इज नोन एज गुड गवर्नेंस मॉडल, जिसका एम है कि वो सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन रखे, ना कि रूल बॉन्ड। तो ये चार्ट जो है हमारा, वो एक हमें आइडिया दे रहा है कि गुड गवर्नेंस क्या करती है। पहला तो वो कंसेस ओरिएंटेड रहती है। कंसेस यानी आप सहमति, यानी लोगों से अग्री करके वो कुछ काम करती है, लोगों की सहमति लेके वो कोई काम करती है। सेकंड, अकाउंटेबल, यानी वो अकाउंटेबल रहती है, टाइम पे क्या करना है क्या नहीं करना है। दूसरा, वो ट्रांसपेरेंट रहती है, वो बताती है लोगों को, रिस्पॉन्स करती है। सेकेंड है अकाउंटेबल, यानी वो लोगों को अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी की अकाउंटेबिलिटी लेती है, वो बताती है कि अगर ये काम में डिले हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वो लोगों को रिस्पॉन्स करती है। सेकेंड है ट्रांसपेरेंट, यानी कोई काम किसी से छुपा नहीं है, कोई डेटा, कोई आंकड़ा, कोई भी तरह की इंफॉर्मेशन लोगों से छुपाई हुई नहीं है, ट्रांसपेरेंसी है गवर्नेंस में। रिस्पॉन्सिव, यानी कोई भी एक्शन लेने से पहले, या कोई भी एक्शन या कोई भी दुर्घटना या कोई भी चीज़ समाज में अगर होती है तो गवर्नमेंट उसका रिस्पॉन्स करती है, उस पर बात करती है। इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव स्टूडेंट मतलब इक्वालिटी पे काम करती है, लोगों को एक तरह से ट्रीट करती है। और ऐसी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, यानी रूल ऑफ लॉ, गवर्नमेंट खुद जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसको फ्रेमवर्क दिया है लॉ का, वो फॉलो करते हुए अपना काम करती है और पार्टिसिपेटरी रहती है, यानी जो गवर्नमेंट और सिटीजन का पार्टिसिपेशन है वो अच्छा रहता है। ये है एक सिंपल, हम एक चार्ट वाइज में देख सकते हैं कि क्या है गुड गवर्नेंस, और आगे हम इसी सारी चीज़ों को एक ब्रॉडर वे में डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आप सबको अच्छे से समझा होगा। सो द नेक्स्ट टॉपिक वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। सो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम वैल्यूज पढ़ने वाले हैं गुड गवर्नेंस की, जो अभी हमने ऊपर शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ा है, अब हम उसे पढ़ेंगे इन अ डिस्क्रिप्टिव मैनर। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सी यू टिल देन, टेक केयर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। सो ये हमारे 5th चैप्टर का पार्ट 2 है, जहां हम पढ़ने वाले हैं वैल्यूज ऑफ गुड गवर्नेंस। सो इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कोर वैल्यूज ऑफ गुड गवर्नेंस। सो फर्स्ट है पार्टिसिपेशन, फर्स्ट है पार्टिसिपेटरी। It is one of the most essential aspect of good governance. Effective functioning of any government democratic system requires people participation. It ensures that the voices and choices of people are heard. People get an opportunity to participate in the process of decision making and its implementation. So first value जो है good governance की, वो है participatory, यानी किसी भी गवर्नमेंट का या किसी भी गवर्नमेंट की गवर्नेंस का बहुत एसेंशियल एस्पेक्ट है ये पार्टिसिपेटरी। डेमोक्रेटिक सिस्टम अगर है तो वहाँ पे लोगों का पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत एसेंशियल है, तभी हमारा जो सिस्टम है वो इफेक्टिव फंक्शन कर सकता है। यहाँ ऐसे गुड गवर्नेंस जब होती है तो यहाँ पे इंश्योर किया जाता है कि लोगों की चॉइसेस को सुना जाए और माना जाए। लोगों की चॉइस जो है वो मैटर करती है, लोग क्या चाहते हैं वो मैटर करता है। पीपल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट, यानी लोगों को मौका मिलता है कि वो पॉलिसी मेकिंग में, रूल मेकिंग में वो पार्टिसिपेशन रखे और पार्टिसिपेट करे और डिसीजन उनके ले, और फिर डिसीजन जो है वो एक फाइनल फ्रेमवर्क हो और फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। सो दिस इज पार्टिसिपेटरी, विच इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड गवर्नेंस। Second है स्टूडेंट रूल ऑफ लॉ। The supremacy of the law of the land, that is constitution, is another core value of good governance. यानी जो लॉ है वो एक अलग वैल्यू होल्ड करता है इन गुड गवर्नेंस। वेदर इट्स गवर्नमेंट, वेदर इट्स सिटीजन, बोथ हैव टू फॉलो द लॉ जो उनको दिए गए हैं इन देयर सुप्रीमेसी बुक, विच इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट नेशन। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो लॉज हमें दिए गए हैं उसी को फॉलो करना है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या सिटीजन हो। सो द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड द गाइडिंग पोस्ट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल आर ट्रीटेड इक्वली इन फ्रंट ऑफ लॉ, यानी गवर्नमेंट को सबको इक्वली ट्रीटेड करना है व्हेन इट कम्स टू लॉ। It ensures a just and a fair polity where rights of the people are safeguarded. लोगों की rights को safeguard करना ही गवर्नमेंट का काम है, और इससे ही हमें पता चलता है कि ये यहाँ गुड गवर्नेंस हो रहा है when there is a rule of law. थर्ड है ट्रांसपेरेंसी, यानी हमारी गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, हमें पता रहना चाहिए कि व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ गवर्नमेंट, या अभी कोई प्रॉब्लम अगर हुई है, कोई क्राइसिस आया है, सो गवर्नमेंट इसको कैसे हैंडल करेगी, कैसे टैकल करेगी। तो इस तरीके की ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट
दिखानी चाहिए, तभी वो एक गुड गवर्नेंस की तरफ आ सकती है। द कल्चर ऑफ सीक्रेसी हैज बीन चैलेंज बाय द वैल्यू ऑफ ट्रांसपेरेंसी, यानी जो सीक्रेसी का कल्चर रहा है वो अब चैलेंज हो रहा है थ्रू द वैल्यू ऑफ ट्रांसपेरेंसी। दिस enables the people to keep the government under public scrutiny. In India, since 2005, the Right to Information Act has been given the citizens the right to seek information related to the functioning of the government. यानी ट्रांसपेरेंसी जो है वो हमारी वैल्यू को गवर्नमेंट की और बढ़ा देता है। ये लोगों को इंश्योर करता है, इनेबल करता है कि गवर्नमेंट जो भी कर रही है वो पब्लिक के नज़र में करे। इंडिया में 2005 में हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, जिससे हमें ये राइट मिला कि हम किसी भी गवर्नमेंट फंक्शनिंग बॉडी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारे पास ये राइट है कि हम वो इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं अपनी गवर्नमेंट से कि हमें ये ट्रांसपेरेंसी चाहिए, हमें बताइए कि इसकी क्या आपके पास प्रूफ है और ये चीज़ की इन्फॉर्मेशन क्या है। यानी जो गुड गवर्नेंस होती है, जो गुड गवर्नमेंट होती है, वो रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होती है। अगर कोई भी हादसा होता है या कोई भी ऐसी चीज़ अगर होती है सोसाइटी में या नेशन में या स्टेट में, तो गवर्नमेंट आके पब्लिक को रिस्पॉन्ड करती है। Good governance requires that institution and process try to serve all stakeholders within a reasonable time frame. The government is prompt in taking decision and specially pays heed to the problems and designs the policy accordingly. So, गुड गवर्नमेंट का यही रिक्वायरमेंट है कि वो अपने इंस्टीट्यूशन को इस तरीके से प्रोसेस करे जो उसके सारे सिटीजन्स हैं उनको एक रीजनेबल टाइम फ्रेम मिले। यानी अगर कोई काम का किसी ने वादा किया है, कोई गवर्नमेंट ने अगर बोला है कि ये चीज़ इतने टाइम में कंप्लीट हो जाएगी और आप तक ये सुविधा आएगी, तो कब तक आएगी उसका एक प्रॉपर टाइम फ्रेम सिटीजन्स को मिलना चाहिए, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको मिलना चाहिए। गवर्नमेंट को प्रॉम्प्ट डिसीजन लेने चाहिए। गवर्नमेंट को स्पेशली ऐसी प्रॉब्लम्स के ऊपर ज़्यादा देखना चाहिए जिसपे जो प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी में, गवर्नमेंट को उस पर ज़्यादा अटेंशन देना चाहिए और उसी के हिसाब से पॉलिसी को डिज़ाइन करनी चाहिए। फिफ्थ है हमारा कंसेंस ओरिएंटेड। कंसेंस ओरिएंटेड जैसे हमने पढ़ा कि सारी सहमति को लेके, आम सहमति, यानी जब सब सहमत हो तभी वो चीज़ हो। सो कंसेंस ओरिएंटेड होनी चाहिए हमारी गवर्नमेंट को। देयर आर सेवरल व्यू पॉइंट्स इन अ गिवन सोसाइटी। गुड गवर्नेंस रिक्वायर्स अ डायलॉग बिटवीन वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। गवर्नमेंट की बातचीत होनी चाहिए टू द वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। दिस कैन हेल्प टू रीच अ ब्रॉड कंसेंस ऑन व्हाट इट इज बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द होल कम्युनिटी एंड हाउ इट कैन बी अचीव्ड। तभी गवर्नमेंट को पता चलेगा कि ये सोसाइटी के लिए क्या ज़रूरी है और कैसे हम इस एम को अचीव करें। It also requires a broad and long-term perspective on what is needed for sustainable human development, how to achieve the goals of such development. Equity and inclusiveness, यानी हमारी गवर्नमेंट को इक्वल, सबको फेयरली, इम्पार्शियल क्वालिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट में, जहाँ पे गवर्नमेंट काम करे, प्रोवाइड करे लोगों को इक्वल एक्सेस ऑफ अपॉर्चुनिटी और सारे रिसोर्सेज टू द पीपल हु माइट बी एक्सक्लूडेड और मार्जिनलाइज। तो ये क्वालिटी हमारे गवर्नमेंट में होनी चाहिए टू बिकम अ गुड गवर्नेंस। A society well-being depends on ensuring that all its members feel that they have a stake in it. No one should feel excluded from the mainstream of society. This requires all groups, but particularly the most vulnerable, have opportunities to improve and maintain their well-being. So हमारी सोसाइटी में ऐसा होना चाहिए कि कोई भी मेंबर ऐसा ना फील करे कि ये चीज़ इसकी नहीं है। No one should feel excluded. कोई भी ऐसा ना फील करे कि वो यहाँ के नहीं है और यहाँ से कोई भी डिस्क्रिमिनेटिव ना फील करे मेन स्ट्रीम सोसाइटी से। तो ये चीज़ हमारे सारे ग्रुप में होनी चाहिए। हमारी जो वनरेबल है, मोस्टली जो हमारे जो डाउनग्रेडेड सोसाइटी है, हमारी मार्जिनलाइज सोसाइटी है हमारी, उनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो और उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले ताकि वो अपनी वेलबींग को मेंटेन कर सकें, इम्प्रूव कर सकें। Effectiveness and efficiency. Good governance means the process and institution produce results that meet the needs of society while making the best use of resource at their disposal. यानी गुड गवर्नेंस का मतलब ये होता है कि वो ऐसे अपने इंस्टीट्यूशन को प्रोसेस करे जिससे ऐसे रिजल्ट निकले जो सोसाइटी की नीड से जाके मिले। कंसेप्ट है एफिशिएंसी वाला, वो इस कंटेक्स्ट में ये बता रहा है कि गुड गवर्नेंस में सस्टेनेबल यूज भी होना चाहिए, यानी रिसोर्स हमारी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट भी गुड गवर्नेंस का पार्ट होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होना चाहिए। Accountability is the key requirement of good governance. Not only governmental institution but also the private sector and civil or society organization must be accountable to the public and to their institutional stakeholders. Accountability जो है वो एक की requirement है किसी भी good governance का। सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें भी सिविल सोसाइटी में अकाउंटेबल होना चाहिए टू द पब्लिक, who is accountable to whom depends on whether decision or action taken are internal or external to an organization or institution. In general, an organization or an institution accountable to those who will be affected by its decision or action. ये कौन किस पे अकाउंटेबल है ये डिपेंड करता है कि डिसीजन किस तरीके का है, इंटरनल है कि एक्सटर्नल है ऑर्गेनाइजेशन में। और इन जनरल अगर हम बात करें
तो ऐसा डिसीजन जिससे एक स्पेसिफिक एरिया या स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल अफेक्ट होने वाले हैं, वेदर इट्स गुड वेदर इट्स बैड डिसीजन, जो भी डिसीजन है, बट उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए उन लोगों को। अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी एनफोर्स्ड विदाउट ट्रांसपेरेंसी एंड द रूल ऑफ लॉ। सो अकाउंटेबिलिटी तभी हो सकती है जब ट्रांसपेरेंसी है और गवर्नमेंट जो है वो रूल ऑफ लॉ को फॉलो करती है। जहां हम पढ़ने वाले हैं कि इनिशिएटिव्स फॉर गुड गवर्नेंस एंड सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, कि इंडिया में क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए फॉर द सेक ऑफ गुड गवर्नेंस एंड सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो लेट्स स्टार्ट। In the post-independence period, India adopted a socialist and welfare model of development. Socialist and welfare model of development. So, socialist welfare model of development is different from socialism. So, इसमें आप confuse नहीं होना. We know the ideology of socialism जो USSR की थी, जो चाइना की है, लेकिन ये जो हम है यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं सोशलिस्ट वेलफेयर मॉडल, वो डिफरेंट है इससे। सोशल वेलफेयर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, यानी जो मदद प्रोवाइड करता है टू द इंडिविजुअल एंड फैमिलीज थ्रू प्रोग्राम्स सच एज हेल्थ केयर या फूड स्टैम्प्स या चाइल्ड केयर, हाउसिंग असिस्टेंस, ऐसी ऐसी चीज़ें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है जो वो सेक्शन है सोसाइटी का, उसको सोशल वेलफेयर होता है। और जो सोशलिज्म होता है वो अलग होता है। सोशलिज्म एक इकोनॉमिक सिस्टम होता है जहाँ सब कुछ गवर्नमेंट होल्ड करती है। और जो इंडिया में सोशलिस्ट वेलफेयर मॉडल है जिसकी बात अभी हम कर रहे हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद, ये मॉडल जो अडॉप्ट किया था वो एक ऐसा मॉडल है जहाँ पे वेलफेयर पे काम होता है और कैपिटलिज्म हमारी इकोनॉमिक सिस्टम होता है। तो ये डिफरेंस है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। The development administration approach had a focus on people's participation. So जो development administration था उसका ये approach था कि वो people's participation पे ज़्यादा focus करें. However, despite of periodic efforts and programs, genuine participation of people in the process of governance was not able to be achieved. लेकिन इतने एफर्ट्स देने के बाद भी, इतने प्रोग्राम्स डेवलप करने के बाद भी जो पार्टिसिपेशन ओवरऑल होना चाहिए था, असली पार्टिसिपेशन लोगों का, वो गवर्नेंस में नहीं अचीव कर पाई। इसलिए फिर the Department of Administrative Reforms and Public Grievance under the Ministry of Personal Public Grievance and Pension Government of India. तो ये डिपार्टमेंट सेटअप हुआ, looks after the administrative reforms in India. So ये डिपार्टमेंट जो था वो administrative reforms इंडिया के देखता था। So ये डिपार्टमेंट जो है वो Ministry of Personal Public Grievance and Pension Government of India, ये coordinating agency है central government in personal matters. तो personal matters such as concerning recruitment, training, career development, staff welfare. So ये सारी डिस्पेंशन जैसी, रिटायर्ड डिस्पेंशन जैसी चीज़ें ये मिनिस्ट्री हैंडल करती थी। द मिनिस्ट्री कंसर्न विद द प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्सिव पीपल ओरिएंटेड मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। सो ये मिनिस्ट्री चाहती थी कि इसका कंसर्न ये रहे कि जो प्रोसेस है रिस्पॉन्सिव पीपल ओरिएंटेड का मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन का, वो अचीव हो। सो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे वो ये थे: टू प्रमोट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस, प्रमोट सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस विद एम्फेसिस ऑन ग्रीवेनेंस रेसर्डल एंड कंडक्ट इनोवेशन इन ई गवर्नेंस। तो ये थे इस डिपार्टमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स। सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो लिए वो है ARAC, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। ये सेटअप की गई विद द मैंडेट टू प्रिपेयर अ ब्लूप्रिंट फॉर रिवैम्पिंग द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इन इंडिया, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक नई तरीके से शुरू करने के लिए इंडिया में एक नई बुनियाद उसकी डालने के लिए ये एजेंसी सेटअप की गई, ये कमीशन सेटअप की गई, विच इज नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, ऑल्सो नोन एज ARC. It was expected to suggest measure to achieve a proactive, responsive, accountable, sustainable and efficient administration for the country at all levels of government. तो ये एजेंसी सेटअप की गई टू प्रिपेयर अ ब्लूप्रिंट फॉर रिवैम्पिंग द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इन इंडिया। रिवैम्पिंग मतलब टू चेंज समथिंग इन ऑर्डर टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव, यानी हमारे सिस्टम को मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ज़्यादा मॉडर्न बनाने के लिए ये कमीशन सेटअप की गई। ये कमीशन से ये एक्सपेक्टेशन थी कि सजेस्ट करें मेजर्स टू अचीव अ प्रोएक्टिव, रिस्पॉन्सिव, अकाउंटेबल, सस्टेनेबल, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द कंट्री एट ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। वन ऑफ द मेन टास्क of the commission was concerned with the citizen centric administration. So main concern जो था वो था इस administration को citizen centric बनाना। The commission maintained that governance in order to be citizen centric should be participative and transparent. So commission ने ये भी देखा कि governance जो है वो citizen centric के साथ साथ participative भी रहे और transparent भी रहे। It should be effective and efficient and responsive to the citizen. Furthermore, an ethos of serving the citizen should permeate all governmental organization. Government organization should also be accountable to the people, यानी government organization को भी लोगों से accountable होना चाहिए। और the primary function of the state is to promote welfare of its citizen. और जो प्राइमरी फंक्शन हो स्टेट का वो यही हो कि वेलफेयर जो है वो सिटीजन्स के अमंग प्रमोट हो। Therefore, an evaluation of functioning of the institution of governance will ultimately have to be based on the satisfaction they provide to the citizen. So in the end जो evaluation हो, जो जानकारी निकले वो इस बेसिस पे निकले कि किस गवर्नमेंट की गवर्नेंस ने अपने लोगों को ज़्यादा सेटिस्फाई किया, ज़्यादा खुश किया, उसी बेसिस पे गुड गवर्नेंस
का डिसीजन होता है. In this regard, prominence would need to be attached to the voices of the citizen themselves. In a particular, second administrative reform commission looked at the following issue to revamp the traditional public administration in India. So जो second हमारी administrative reform commission थी उसने इन कुछ issues को देखा to revamp the traditional public administration. फर्स्ट ये था अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट की हमारी गवर्नमेंट को अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट बनाना है. अभी हमने ऊपर पढ़ा कि कोई भी गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी नहीं होल्ड कर सकती जब तक कि वो ट्रांसपेरेंट ना हो और रूल ऑफ लॉ को फॉलो ना करे. सो यही हम यहाँ पे बता रहे हैं कि द फोकस वाज ऑन क्रिएटिंग अ सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन. तो जो फर्स्ट फोकस था इस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन का वो ये था कि वो इस चीज़ पे फोकस करे कि जो हमारा सिस्टम है वो अकाउंटेबिलिटी पे काम करे और ट्रांसपेरेंसी हो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में. देयर वाज ऑल्सो अ नीड टू अवॉइड डिलेज इन सर्विस प्रोवाइडेड. और जो सर्विसेज हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उसमें ज़्यादा डिलेज ना हो. सेकेंड है मेक एडमिनिस्ट्रेशन मोर रिजल्ट ओरिएंटेड. हमारी गवर्नमेंट हमारी एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉमिस तो बहुत करती है कि ये चीज़ होगी ये चीज़ खत्म होगी बट वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होते हैं. सो इस कमीशन का ये काम था कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को रिजल्ट ओरिएंटेड में बदलें. वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस वर टू बी सिंप्लीफाइड एंड मेड यूजर फ्रेंडली. और जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम्स हो उन्हें सिंप्लीफाई कर दे ताकि वो इजीली से हो जाए, ज़्यादा प्रोसेस्ड ना हो. थर्ड है सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन. कमीशन का ये भी काम था कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हो वो सिटीजन सेंट्रिक बने. एंश्योर ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल एंड रिप्रेजेंटेशन एंड कम्युनिटी एट लार्ज इन द कंसेप्चुअलाइजेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स. यानी किसी भी प्रोग्राम के कंसेप्चुअलाइजेशन में किसी भी प्रोग्राम को कैसे बनना है तो वो लोगों के लिए बन रहा है तो ऑब्वियसली उनकी पार्टिसिपेशन मच नीडेड होनी चाहिए और उसके एग्जीक्यूशन में. रिफॉर्म्स दैट एम्ड एट चेंजिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया. सो कुछ रिफॉर्म्स ऐसे हैं जिसने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में बदल दिए. There have been a large number of reform measures which have sought to bring administration closer to the people. Broadly, these initiatives include enacting law giving certain rights to people. यानी laws को बनाते टाइम लोगों को भी right मिलनी चाहिए ताकि वो enact कर सकें in that law making process. Second, setting up new institutional mechanism to redress the citizens grievance. यानी जो citizens की complain है, grievance यानी complain, उसे redress कर सके ऐसे new institution set up किए गए. Third, improving accessibility to citizen by setting up units closer to the people. Government units काफ़ी दूर दूर setups रहते हैं तो गवर्नमेंट इजी उसको एक्सेस कर सके इसलिए यूनिट्स को लोगों के एरिया के करीब करीब सेटअप किया गया. सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर टू रिड्यूस ब्यूरोक्रेटिक डिलेज बहुत देखे जाते हैं इंडिया में तो सिंप्लीफाई करने के लिए जो प्रोसीजर्स है उसको रिड्यूस कर दिया गया. फिफ्थ है यूजिंग टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव इंटरनल एफिशिएंसी. टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट लाई गई, यूज़ किया गया टेक्नोलॉजी को ताकि जो एफिशिएंसी हो, जो काम करने की स्पीड हो वो एफिशिएंट हो. सिक्स्थ है रिवॉर्डिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हु परफॉर्म वेल. रिवॉर्ड करने से एक बूस्टर मिलता है कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ताकि वो अपना काम और अच्छे से करें. सेवेंथ, इंप्रूविंग डिसिप्लिन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन को और इम्प्रूव करना, इससे भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा अच्छा बनता है. रिड्यूसिंग रेगुलेटरी कंट्रोल होल्डिंग कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स एक्सेट्रा. कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स जहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो सिटीजन से इंटरेक्ट करते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं तो इससे भी जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, वहाँ की गवर्नेंस होती है वो और अच्छी होती है. सो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें एज अ मेजर लिया गया था, एम किया गया था कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है इंडिया का इन पॉइंट्स के द्वारा चेंज होगा. सो कुछ ब्रॉड इनिशिएटिव्स हैं. होप स्टूडेंट दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल. सो द नेक्स्ट टॉपिक which is administrative reforms in India, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल. आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी. जहाँ हम पढ़ने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन इंडिया. सो लेट्स डिस्कस सम ऑफ द स्पेसिफिक प्रोग्राम्स दैट एम्ड एट ब्रिंगिंग गुड गवर्नेंस इन इंडिया. सो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स के बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं जिसका एम ये रहा है इंडिया में गुड गवर्नेंस आ सके. सो फर्स्ट प्रोग्राम जो हम पढ़ने वाले हैं जिसके बारे में वो है लोकपाल एंड लोकयुक्ता. लोकपाल एंड लोकयुक्ता एक एक्ट है 2013 का जो कॉमनली जिसे कहा जाता है लोकपाल एक्ट. ये एक एंटी करप्शन एक्ट है स्टूडेंट्स. ये एंटी करप्शन एक्ट है ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इन इंडिया जो सीक करता है टू प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकपाल टू इंक्वायर इनटू एलिगेशन ऑफ करप्शन. यानी कि इस एक्ट के द्वारा किसी के भी अगर ऊपर करप्शन का एलिगेशन होगा तो ये इंस्टीट्यूशन जो है लोकपाल है उसके ऊपर इंक्वायरी करेगा.
अगेंस्ट सर्टन इंपॉर्टेंट पब्लिक फंक्शनरीज। किसके ऊपर होगा अगर ये एलिगेशन? अगेंस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक फंक्शनरीज इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, एमपीज या गवर्नमेंट ए ऑफिशियल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और किसी भी मैटर से अगर ये लोग कनेक्ट होंगे तो इनके ऊपर इंक्वायरी होगी। ये एक्ट के द्वारा ये राइट्स रिफॉर्म्स जो है लाया गया। सो आइए रीड करते हैं। लोकपाल एंड लोकयुक्ता एक्ट 2013 came into force in 2014. The act provides for the establishment of body of lokpal for the union and lokyukta of states. लोकपाल जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के लिए था, जो प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर है यूनियन लेवल पे, और जो लोकयुक्ता था वो स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए था। सो दिस ऑफिस वुड इंक्वायर इनटू एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट पब्लिक फंक्शनरीज। जैसा मैंने अभी बताया कि जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव्स होंगे उनके ऊपर अगर कोई डाउट हुआ या कोई एलिगेशंस किसी के द्वारा लगे तो उस पे ये लोकयुक्ता और लोकपाल जो है एक्ट के द्वारा उनके ऊपर इंक्वायरी बैठेगी। सो इट शोज द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू क्लीन द रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस। सो ये दिखाता है कि हमारी गवर्नमेंट एक तरीके से रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट बन रही है और इसके द्वारा एक ट्रांसपेरेंसी भी आती है हमारे सिस्टम में। द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकपाल हैज बीन टेकन फ्रॉम स्वीडन वेयर द ऑफिशियल। सो जो कॉन्सेप्ट है लोकपाल का वो स्वीडन से पिकअप किया गया है, जहाँ पे उसे ऑम्समैन कहा जाता है। The typical duty of an ombudsman are to investigate complaint against government official to attempt and resolve them. So यहाँ पे जैसे लोकपाल और लोकयुक्ता एक्ट कहा जाता है, स्वीडन में इसे कहा जाता है ऑम्बुड्समैन, जहाँ पे जो ड्यूटी है वो ये है कि कंप्लेन अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा के लिए है तो उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठती है और उस कंप्लेन को रिजॉल्व करता है। The state of Maharashtra was the first pioneer state in India to introduce the concept of Lokyukta. The Maharashtra Lokyukta institution came into being in 1972. So ये पहले सेंट्रल नहीं था, पहले ये स्टेट लेवल पे एक एक्ट था। महाराष्ट्र में 1972 में ये एक्ट सेंट्रल बना है 2013 में इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, और 2014 से ये सारे स्टेट्स पे और सेंट्रल गवर्नमेंट पे लागू हुआ। महाराष्ट्र पहला स्टेट था इन 1972 जिसने ये एक्ट को जो है इंट्रोड्यूस किया अपने स्टेट में। लोकयुक्ता कैन इन्वेस्टिगेट एलिगेशंस और ग्रीवेंस अराइजिंग ऑफ द कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट इंक्लूडिंग पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट लोकल बॉडीज पब्लिक एंटरप्राइजेस एंड इंस्ट्रूमेंटलाइज ऑफ गवर्नमेंट। इन सारे लोगों को इस एक्ट के द्वारा अगर इनके ऊपर कोई कंप्लेन है या कोई एलिगेशन है तो ये इंक्वायरी बैठती है। अ मेंबर ऑफ द पब्लिक कैन फाइल स्पेसिफिक एलिगेशन विद लोकयुक्ता अगेंस्ट एनी पब्लिक सर्वेंट फॉर इंक्वायरी। पब्लिक का मेंबर उठ के फाइल कर सकता है एलिगेशन विद द लोकयुक्ता अगेंस्ट एनी पब्लिक सर्वेंट फॉर द इंक्वायरी। अगर किसी भी सिटीजन को ऐसा लगे या पब्लिक मेंबर को ऐसा लगे कि ये इनके ऊपर ये डाउट है या ये एलिगेशंस है या ये चीज पॉसिबल है या कंप्लेन हो अगर विद रिगार्ड ऑफ देम किसी भी पब्लिक सर्वेंट के, तो ये लोकयुक्ता के द्वारा उन पे कंप्लेन फाइल कर सकता है। Can also initiate suo motu inquiry into the conduct of public servant. The government of India appointed Pinakti Chandra Ghosh as the first Lokpal in 2019. So लोकयुक्ता के द्वारा जो है suo motu inquiry भी हो सकती है पब्लिक सर्वेंट के ऊपर। कोई भी कोर्ट कंप्लेन फाइल कर सकता है, नोटिस भेज सकता है अगेंस्ट एनी पब्लिक सर्वेंट और ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल विदाउट एनी पेटिशन बीन फाइल्ड। सो ये चीज़ भी है। और 2019 में जो फर्स्ट इंडिया में अपॉइंट की गई थी वो थी पिनाकी चंद्र घोष एज अ फर्स्ट लोकपाल इन 2019। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आप सबको क्लियर है। हमारा जो सेकंड रिफॉर्म हम पढ़ने वाले हैं वो है सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइसेस दैट सिटीजन इज किंग एंड द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट टू सर्व देम। In order to ensure that both the service providers as well as citizens realize that the public agencies are meant to provide service, each organization should spell out the services it has to perform and then specify the standards norms for these services. Once this is done, then the organization can held accountable if the service standards are not met. Government of India commenced the exercise to formulate citizen charter in the year of 1996. So citizen charter student पहले यूके में था, यूके से ये इंडिया में अडॉप्ट हुआ है। यूके में 1991 में सिटीजन चार्टर इंट्रोड्यूस किया गया था और इंडिया में 1996 में एक कमीशन बैठी इंडिया में न्यू दिल्ली में। जितने भी चीफ सेक्रेटरीज थे वो उनकी कॉन्फ्रेंस हुई वहाँ पे और ये एजेंडा को उन्होंने डिस्कस किया कि हमें इफेक्टिव और रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। तो इसी प्रिंसिपल्स को लेके सिटीजन चार्टर बना कि जो किंग है वो सिटीजन है और जो गवर्नमेंट है वो इसीलिए एग्जिस्ट करती ताकि वो सिटीजन को सर्व कर सके। सो कुछ प्रिंसिपल्स रहे हैं सिटीजन चार्टर के, जैसे कि इम्प्रूविंग क्वालिटी सर्विसेज, चॉइसेस, स्टैंडर्ड्स, जहाँ हम स्पेसिफाई कर सके कि क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से और क्या नहीं, और कैसे एक्ट करना चाहिए, क्या स्टैंडर्ड होनी चाहिए, वैल्यू फॉर द टैक्स पेयर्स मनी एंड अकाउंटेबिलिटी। सो ये सारी चीज़ें आती हैं सिटीजन चार्टर में। ये भी एक तरीके का रिफॉर्म है टू इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन इंडिया एंड टू ब्रिंग द गुड गवर्नेंस।
थर्ड है स्टूडेंट्स ई गवर्नेंस। तो आइए हम पढ़ते हैं ई गवर्नेंस के बारे में। ई गवर्नेंस यानी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की कैसे अब इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे भी कैसे अब वर्चुअली डिजिटली हमारी गवर्नमेंट का काम चल रहा है। Revolution in information technology communication has the potential of elevating the governance process to the new levels. इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन के बाद जो है एक पोटेंशियल मिला हमारी गवर्नमेंट को कि जिससे उसका जो प्रोसेस है गवर्नेंस वाला वो एक अलग लेवल पे जा सके। दैट इज द रीजन व्हाई कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड आर इंक्रीजिंगली ओपनिंग द इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। Governance has become more complex and varied in last few decades. Citizens' expectation from government have also increased manifold. ICT facilitates efficienting storing and retrieval of data, instantaneous transmission of information, processing information and data faster than the earlier manual system. E-governance से जो है complex चीज़ें भी simplified हो गई। क्योंकि जैसे जैसे हमारा दिन जा रहा है वैसे वैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, गवर्नमेंट का काम जो है वो बढ़ रहा है। सो इस वजह से जो ये काम है कुछ कुछ काम जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन चुके हैं फ्यू डिकेड्स में। तो गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन, सिटीजन की एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट से लेके वो काफ़ी बढ़ चुकी है। सो आईसीटी रिवॉल्यूशन से हमें ये फैसिलिटी मिलती है कि हम कभी भी कितना भी डेटा हो गवर्नमेंट के पास वो सारा वर्चुअली स्टोर्ड है। कितनी सारी गवर्नमेंटल वेबसाइट्स हैं जहाँ पे एक क्लिक से सिटीजन को सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है ऑन देयर स्क्रीन। सो ये सारी चीज़ों के वजह से जो प्रोसेस है गवर्नमेंट और सिटीजन के कॉन्टैक्टिंग वाला वो थोड़ा स्मूथ हो गया है। और कितना भी डेटा अगर गवर्नमेंट को रिन्यू करना हो, उसमें कोई न्यू चीज़ ऐड करनी हो तो मैनुअल से अच्छा वो टेक्नोलॉजी में अगर वो करें तो वो ज़्यादा ईजी होता है, कम टाइम कंज्यूमिंग होता है और ज़्यादा एक्सेसिबल होता है टू द सिटीजन। So this helps in speeding up governmental processes, taking decision exponentially and judicially increasing transparency and enforcing accountability. So इससे जो है ट्रांसपेरेंसी भी इम्प्रूवमेंट की कि हमारे अब सारी वेबसाइट्स पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है विद रिगार्ड ऑफ एनी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट। अब सिटीजन को कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम पासपोर्ट के लिए भी अगर पहले जो था ट्रेडिशनल सिस्टम वो अलग था, अब जो है हमें ऑनलाइन फॉर्म फिल करना रहता है, बैंक अकाउंट सब ऑनलाइन ओपन हो जाते हैं। सो ई गवर्नेंस से काफ़ी हमें हेल्प मिली है, गवर्नमेंट को भी और सिटीजन को भी। also helps in increasing the reach of government both geographically and demographically। और इससे जो है गवर्नमेंट की रीच भी जो है इंक्रीज हो गई है, वेदर इट्स जोग्राफिकली दूरी की हम बात करें या पॉपुलेशन की द्वारा हम बात करें कि हमने अभी पढ़ा कि कैसे हमारी पॉपुलेशन ड्रेस्टिकली इंक्रीज हो रही है। तो इससे जो है गवर्नमेंट पे बर्डन जो है वो ज़्यादा हो रहा है डेटा रिकॉर्डिंग का। सो विद द हेल्प ऑफ आईसीटी रिवॉल्यूशन और टेक्नोलॉजी की वजह से अब गवर्नमेंट हर चीज़ डिजिटली स्टोर कर सकती है और रिन्यू कर सकती है। Over the years, a large number of initiatives have been undertaken by various state governments and central ministry to bring in an era of e-governance। So काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं कि काफ़ी initiatives लिए जा रहे हैं through the governments, whether it's state or central, कि e-governance वाला era में हम आ जाएं। Efforts have been made at various levels to improve the delivery of public services and simplify the process of accessing them। So ये सारे efforts हो रहे हैं ताकि जो पब्लिक सर्विसेज है सिटीजन तक इजीली डिलीवर्ड हो और जो प्रोसेस हो सिटीजन का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज तक रीच करने का वो ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाए, स्मूथ हो जाए। ई गवर्नेंस इन इंडिया हैज़ evolved more computerization of government departments to such initiative in governance such as citizen centricity, serve orientation and transparency। So इंडिया में जैसे जैसे ई गवर्नेंस आ रही है वैसे वैसे कंप्यूटराइजेशन हो रहा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का और इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट्स में वो जैसे सिटीजन सेंट्रिसिटी आ रही है, सिटीजन सर्विस ओरिएंटेशन आ रहा है और ट्रांसपेरेंसी भी देखने मिल रही है। The objective of the National E-Governance Plan of the Government of India is to bring public service closer to the home of citizen। So जो National E-Governance Plan है उसका यही एम है कि जितनी भी इंडिया की पब्लिक सर्विसेज हैं वो सिटीजन्स के करीब आए। दिस इज टू बी अचीव्ड बाय बिल्डिंग अ कंट्री वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर रीचिंग डाउन टू द रिमोटेस्ट ऑफ विलेज एंड लार्ज स्केल digitization of record to enable easy reliable access over the internet। Today application for birth certificate, death certificate, pan card, passport can be done online। This brought the administration to the people। So इन सारी चीज़ों की वजह से ई गवर्नेंस के वजह से जो गवर्नमेंट का काम है वो भी आसान हो गया और जो सिटीजन्स की परेशानी है वो भी दूर हो गई है कि अब हम रिपोर्टेस्ट एरिया में भी गवर्नमेंट की रीच है और बड़े से बड़े एरिया में भी गवर्नमेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती है विद द हेल्प ऑफ ई गवर्नेंस। फोर्थ रिफॉर्म जो है हमारा वो है राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन अबाउट पब्लिक पॉलिसीज एंड एक्शन। इट इज द की स्ट्रेथनिंग पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एंड अश्योरिंग इन पीपल सेंट्रेड गवर्नेंस। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने सेट किया
जिसमें ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो सिटीजन के पास आते हैं और जिससे सिटीजन जो है वो इजीली किसी भी इंटेल इन्फॉर्मेशन के बारे में पता कर सकता है विद द हेल्प ऑफ दैट राइट गिवन टू देम विच इज राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो इस एक्ट के द्वारा 19(1)(a) में है जो 15 जून 2005 में इम्प्लीमेंट हुआ था इंडिया में। इससे जो है सिटीजन को ये हक मिलता है कि वो गवर्नमेंट की कोई भी इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड ऑफ एनीथिंग, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की डिग्री किसी ने डिमांड की थी कि हमें वो उनकी डिग्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए कि जो जो उन्होंने बताया है कि उनके पास इतनी डिग्रीज हैं ये इंस्टीट्यूशन से। सो उन्होंने विद द हेल्प ऑफ द राइट टू इंस्टीट्यूशन उन्होंने उस कॉलेज में जाके वहाँ पे डिमांड की कि हमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ये डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए, वो यहाँ के डिग्री होल्डर हैं। सो विद द हेल्प ऑफ दिस राइट हम ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। सो ये हक दिया गया थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द सिटीजन ऑफ द इंडिया। Transparency in government organization makes them function more objectively, predictably, and also enable citizen to participate in the governance process effectively. So इस वजह से एक ट्रांसपेरेंसी आती है जिससे सिटीजन हर चीज से अवेयर होते हैं, कुछ छुपा नहीं है। जब उनसे कुछ छुपा नहीं तो इससे एक अकाउंटेबिलिटी आती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है गवर्नमेंट में, ताकि वो इफेक्टिवली फंक्शन हो और उसके ऑब्जेक्टिव्स जो है वो प्रेडिक्टेबल हो। इन अ फंडामेंटल सेंस राइट टू इन्फॉर्मेशन इज अ बेसिक नेसेसिटी ऑफ गुड गवर्नेंस। अगर फंडामेंटल सेंस में हम बात करें तो जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो एक बेसिक नेसेसरी है किसी भी गवर्नेंस की। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 enables सिटीजन टू सीक इंपॉर्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। हमारा फिफ्थ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है वो है सिटीजन पार्टिसिपेशन, कि कैसे सिटीजन पार्टिसिपेशन को इन गवर्नेंस कैसे उसे बढ़ाया गया, कैसे उसे इंपॉर्टेंस दी गई। सिटीजन पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस इज सीन एज कंट्रीब्यूटिंग टू अ हेल्दी डेमोक्रेसी। अगर सिटीजन का पार्टिसिपेशन रहता है गवर्नमेंटल एक्टिविटीज में तो इसे हम हेल्दी डेमोक्रेसी कहते हैं। It enhances and improves upon the traditional form of representative democracy to transform it into more responsive and thus participate in democracy. सिटीजन पार्टिसिपेशन जो है वो इम्प्रूव कर देता है ट्रेडिशनल फॉर्म से लेके हमारी डेमोक्रेसी को एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म देता है और ट्रांसफॉर्म कर देता है इनटू अ मोस्ट रिस्पॉन्सिव फॉर्म, जहाँ पे गवर्नमेंट रिस्पॉन्स करती है टू द सिटीजन। सिटीजन पूछते हैं, सवाल उठाते हैं टू द गवर्नमेंट और उनको उनके सवालों का जवाब मिलता है। सो सिटीजन पार्टिसिपेशन इज मच नीडेड इन एनी डेमोक्रेसी। ऑल दी अबव प्रोग्राम्स इंश्योर सिटीजन पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, कि जितने भी अभी हमने प्रोग्राम्स डिस्कस किए, वेदर इट्स राइट टू इन्फॉर्मेशन और सिटीजन चार्टर, यहाँ हर जगह हमने ये देखा कि कहीं ना हमें सिटीजन पार्टिसिपेशन दिख रहा है। सो इन सारे रिफॉर्म्स की वजह से गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूट किया है ताकि हमारी जो गवर्नेंस हो, जो काम हो हमारा, वो सिटीजन पार्टिसिपेशन के साथ हो। सिटीजन्स आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज रिसिपेंट ऑफ डेवलपमेंट बट एज पार्टिसिपेंट्स इन द डेवलपमेंटल प्रोसेस। सिटीजन कोई कस्टमर नहीं है, कोई रिसिपेंट्स नहीं है, वो पार्टिसिपेंट है, वो साथ में डेवलप करेंगे। जब वो डेवलप होंगे तभी पूरा देश डेवलप होगा। सो इसलिए सिटीजन पार्टिसिपेशन जो है वो मच नीडेड है फॉर एन हेल्दी डेमोक्रेसी। It is essentially a bottom-up approach, not a top-down approach. It refers to the modalities by which citizen can influence and take control over the resource and decision making about the development. अगर citizen participation रहेगा तभी तो citizen aware होंगे कि उनके लिए क्या programs, क्या initiatives लिए जा रहे हैं। जब वो aware होंगे तभी वो उन चीज़ों को access करेंगे, use करेंगे, और जब वो उन चीज़ों का फ़ायदा उठाएंगे, लाभ उठाएंगे, तभी हमारी जो डेमोक्रेसी है, जो हमारी कंट्री है, जो हमारा स्टेट है, वो डेवलप होगा। It accepts that the citizen has a legitimate right in making decision about their future. So इन सारे रिफॉर्म से हमें ये समझ आता है कि जो सिटीजन है उनके पास एक लेजिटिमेट राइट है कि वो अपने फ्यूचर के रिगार्ड डिसीजंस ले। हमने अभी जितने भी रिफॉर्म्स पढ़े हैं सब में सिटीजन पार्टिसिपेशन आता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन हो गया, उसमें भी सिटीजन के पास एक राइट है कि वो इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछ सकता है। हमने सिटीजन चार्टर पढ़ा, उसमें भी राइट है। ई गवर्नेंस में भी गवर्नमेंट और सिटीजन की कनेक्टिविटी के बारे में है, तो हर जगह सिटीजन पार्टिसिपेशन आ रहा है। तो इसी के साथ साथ हमारा ये वाला पार्ट भी खत्म होता है स्टूडेंट्स, जहाँ पे हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पढ़ा। तो इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट पार्ट विच इज गोइंग टू बी द पार्ट 5th ऑफ द चैप्टर 5th, वहाँ हम पढ़ेंगे अपना स्पेशल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, एंड विद दैट वी विल बी कंप्लीटेड विद आवर चैप्टर नंबर 5 गुड गवर्नेंस। Hello everyone, welcome to our channel. I hope you all are safe and healthy. So start of our chapter number 5 good governance, which comes under the heading of contemporary India. So हमने अपना most of the chapter discuss कर लिया in the previous parts. So ये हमारा last part है जहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या स्पेशल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म गवर्नमेंट ने बनाया है फॉर द सेक ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया।
सो द बेनिफिट ऑफ गुड गवर्नेंस मस्ट बी अवेलेबल एट ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी जो गुड गवर्नेंस है उसका जो बेनिफिट है वो सेक्शन जितने भी है सोसाइटी में सब निभाए, सबको मिले वो इक्वली, वेदर इट्स शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी, मेजॉरिटी, जो भी है इंडिया में, चिल्ड्रन है, विमेन्स है, उन सबको इक्वली उस चीज का बेनिफिट मिले. So the constitution provides for socio-economic and political safeguard to certain disadvantaged section of the society. Beside the safeguard provided for them, the government had created several commission to safeguard the rights different section of the society. So हमारी constitution ने तो कुछ rights और allot किए हैं for that deprived section, whether it's scheduled caste, scheduled tribe, minorities, women's, children's, child labor or anything. तो लेकिन उसके बावजूद हमारी गवर्नमेंट ने फॉर द सेक ऑफ द बेटर गवर्नेंस उन्होंने ऐसे इंस्टीट्यूशन सेटअप किए ताकि जो काम हो, जो उन पे ध्यान रखा जाए, वो इजीली हो जाए. सो ये इंस्टीट्यूशन के बारे में हम पढ़ते हैं. सो जो फर्स्ट है हमारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट. शेड्यूल कास्ट का जो कमीशन है वो 2004 में बना, 19 फरवरी. और जो शेड्यूल ट्राइब वाला कमीशन है वो भी साथ में ही बना. दोनों के एम ये है कि ये नेशनल कमीशन जो शेड्यूल्ड कास्ट है इंडिया में, जो SC STs हैं, उन पे फोकस करेंगी. इट डील्स विद द मैटर्स रिलेटेड टू द सेफगार्ड प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंक्वायर इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट रिगार्डिंग द डिप्राइवेशन एंड राइट टू द शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी. यानी कमीशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जितने भी मैटर्स हैं विद रिगार्ड ऑफ देयर सेफगार्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, अगर वो सारी राइट्स इनकी सेफगार्ड है नहीं है, इसका ध्यान रखना ही इस कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और अगर इस कमीशन में कोई कंप्लेन आती है फ्रॉम शेड्यूल कास्ट पीपल, तो इस कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो उन कंप्लेन्स को इंक्वायर करें, उन पे काम करें और वो मैटर्स को रिजॉल्व करें. 19 फरवरी 2004, जो 17 साल पहले, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब दोनों कमीशन बनाई गई थी. जैसे शेड्यूल कास्ट की कमीशन का काम है कि वो SC लोगों पे ध्यान दे, वैसे ही शेड्यूल ट्राइब की कमीशन का काम है कि वो ST पे ध्यान दे. इट डील्स विद द मैटर्स रिलेटेड टू द सेफगार्ड प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंक्वायर इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट्स रिगार्डिंग द डिप्राइवेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी. सो इनकी जो राइट्स है वो सेफगार्ड है कि नहीं, इसका ध्यान रखना, इनकी अगर कोई कंप्लेन है तो उस पर इंक्वायरी करना इस कमीशन का काम है. वैसे ही हमारी आती है तीसरी कमीशन, जिसका नाम है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो कि 12 अक्टूबर 1993 में सेटअप हुई थी. इसका एम है स्टूडेंट्स टू डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये सारी राइट्स जो दी गई है हर सिटीजन को इंडिया के, सेफगार्डिंग करना, इनका ध्यान रखना कि वो सारी चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही है, कहीं ये राइट्स इनकी वायलेट तो नहीं हो रही हैं, तो ये इस कमीशन का काम है. यानी इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो जितनी भी राइट्स दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, सबके लिए कमीशन सेटअप की गई है ताकि एक प्रेशर ना रहे गवर्नमेंट पे और एफिशिएंटली गवर्नमेंट जो है इन सब सेक्शन डिवाइड कर करके उन राइट्स पे कि उनकी सेफ गार्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या उस एरिया से क्या कंप्लेन है इस राइट्स को रिलेटेड, तो उन पे प्रॉपर काम हो सके, प्रॉपर उस पर एक देख रेख हो सके, इसलिए कमीशन ऐसी ऐसी छोटी छोटी बनाई गई. सो नेशनल कमीशन फॉर विमेन बनाई गई. नेशनल कमीशन फॉर विमेन 1992 में सेटअप हुई थी स्टूडेंट्स. इन द ईयर ऑफ 1992 नेशनल कमीशन ऑफ फॉर विमेन बनी. सो इसका काम था कि ये सारी फैसिलिटीज़ को रीएड्रेस करें कि अगर कोई भी कंप्लेन है फीमेल्स की तरफ से तो उनके लिए हम इंक्वायरी करें और जो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ विमेन का है उसको एक्सेलरेट करना ही इस कमीशन का काम है. जो फिफ्थ हमारा कमीशन है वो है नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट. चाइल्ड राइट जो जो दी गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चों के लिए, इंडिया के बच्चों के लिए, तो उनकी राइट्स सही से उन्हें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, उनकी क्या कंप्लेंट्स हैं, उस पर ध्यान रखना, उस पर काम करना इस कमीशन का काम है. इट सीक्स टू प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड डिफाइन चाइल्ड राइट्स इन द कंट्री. द कमीशन डिफाइंस अ चाइल्ड एज अ पर्सन इन द 0 to 18 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप. ये कमीशन चाइल्ड किसको कंसिडर करती है? जो न्यूबॉर्न से लेके 18 ईयर तक यानी अडल्टहुड तक लेके जो बच्चे हैं उनको ही ये चाइल्ड कंसिडर करती है. ये कमीशन 2007 में सेटअप हुई है, 15 ईयर्स अगो. उसके बाद जो हमारी कमीशन है वो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास. जो बैकवर्ड लोगों हैं उनके लिए जो कमीशन सेटअप की गई है वो इस चीज़ पे फोकस करती है कि जो वेलफेयर है इन बैकवर्ड क्लासेस का वो सही से मिल रहा है उन्हें कि नहीं मिल रहा है. सोशली और इकोनॉमी उनका फोकस जो है उनके वेलफेयर के ऊपर है इस कमीशन का. जो हमारी 7th कमीशन है वो है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़. बैकवर्ड कमीशन जो है वो 14 अगस्त 1973 में सेटअप की गई. और जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ है स्टूडेंट्स वो 1993 में सेटअप की गई.
तो इस कमीशन का काम है, इट मॉनिटर्स द वर्किंग ऑफ द सेफगार्ड फॉर माइनॉरिटीज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज इनैक्टेड बाय द पार्लियामेंट एंड एक्ट एज द स्टेट लेजिस्लेचर। सो इस कमीशन का काम ये है कि जो माइनॉरिटीज को राइट उनकी दी गई है वो वायलेंट ना हो, या उनकी अगर कोई कंप्लेन है तो उस पर इंक्वायरी हो और उनके डेवलपमेंट पे काम हो। जो हमारी लास्ट कमीशन है टेक्स्ट बुक में जो हमें दी गई है वो है कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, यानी कंज्यूमर से रिलेटेड जितनी भी कंप्लेन्स हैं या जितने भी डिस्प्यूट्स हैं वो इस कमीशन पे एड्रेस होते हैं। दिस प्रोवाइड्स फॉर अ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेसिडरल मैकेनिज्म। सो ये सारी कुछ स्पेशल कमीशन थे, मैकेनिज्म थे, जिससे हमारा जो गवर्नेंस है वो डिस्ट्रीब्यूटिव मैनर में एक अच्छी तरीके से काम कर सके। The Indian Constitution has laid down the framework of good governance through the fundamental rights and directive principles of state policy. Indian Constitution में fundamental rights के द्वारा और directive principle of states policy के द्वारा हमें बता दिया गया है कि good governance किस तरीके से होती है, citizen का क्या रोल है, government का क्या रोल है। Based on these, government has tried to develop the institutional framework for good governance. इसके बावजूद भी और उसी चीज़ के ऊपर बेस करके ही हमारी गवर्नमेंट ने कुछ फ्रेमवर्क डेवलप किया है, कुछ इंस्टीट्यूशन डेवलप किए हैं ताकि जो गवर्नेंस हो वो और अच्छा हो। द कोर ऑफ गुड गवर्नेंस इज अ सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच टू द एडमिनिस्ट्रेशन। जो मेन कोर है वो सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच को लेकर ही चलता है। हमने जितनी भी चीज़ें भी पढ़ी सब में सिटीजन आते ही हैं, बिना सिटीजन के कोई भी इंस्टीट्यूशन काम नहीं कर सकता है गवर्नमेंट। एन एनवायरनमेंट वेयर एन ऑल क्लासेस ऑफ पीपल कैन डेवलप देयर फुल पोटेंशियल। एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाती है हमारी गवर्नमेंट, हमारी गवर्नेंस, हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे किसी भी प्रकार के लोग हो, किसी भी क्लास के लोग हो, उनके अंदर एक फुल पोटेंशियल हो। अ रिस्पॉन्सिव, अकाउंटेबल, सस्टेनेबल एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द कंट्री इज व्हाट इंडिया सीक्स टू अचीव। I hope student you all understand the chapter well. Stay tuned for the videos for the next chapter. Till then, take care. Hello everyone, welcome to our channel. I hope you all are safe and healthy. So students, this is the exercise section of chapter number 5. Chapter number 5 का हम अपना exercise solve करेंगे, यानी objectives. So here the question number 1 is choose the correct alternative and complete the following statements. So first question, the concept of Lokpal has been taken from, it has been taken from Sweden. So the answer is Sweden. Question number 2, right to information is one of the important aspects of गुड गवर्नेंस, तो इसका आंसर है गुड गवर्नेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1B, तो यहाँ पे स्टेट द अप्रोप्रिएट कंसेप्ट फॉर द गिवन कॉन्सेप्ट, यानी पर्सन इन्वेस्टिगेटिंग कंप्लेन्स अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल। तो ऐसा पर्सन जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अगेंस्ट कंप्लेन इन्वेस्टिगेट करता है उसे कहते हैं, या तो नॉर्मल लैंग्वेज में बोलेंगे तो पब्लिक एडवोकेट, या फिर हमने पढ़ा है अभी लोकपाल के बारे में तो वहाँ पे बोलते हैं ऑम्स्टमैन, तो हम वो भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों आपके आंसर में आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2A, जहाँ पे हमें वैल्यूज ऑफ गुड गवर्नेंस लिखनी है। तो फर्स्ट दिया है अकाउंटेबल, नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट, उसके बाद आएगा पार्टिसिपेटरी। आपके टेक्स्ट बुक में ऊपर चार्ट दिया है चैप्टर में, यू कैन गो देयर फॉर द रेफरेंस एज वेल। नेक्स्ट है कंसेस ओरिएंटेड, रिस्पॉन्सिव, effective and efficient। उसके बाद आएगा इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव, और उसके बाद आएगा रूल ऑफ लॉ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं गुड गवर्नेंस की वैल्यूज़ हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे हमें स्टेटमेंट भी देना है, एटलीस्ट 2 पॉइंट्स तो देने ही है मिनिमम। हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है तो वो क्यों फॉल्स है, उसके 2 या 3 स्टेटमेंट हमें मिनिमम देने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, लोकयुक्ता कैन इन्वेस्टिगेट कंप्लेन अगेंस्ट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो लोकयुक्ता जो एक्ट है, क्या वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट जो कंप्लेन की गई है उनको इन्वेस्टिगेट कर सकती है? तो इसका है ट्रू। वाई द स्टेटमेंट इज ट्रू, द रीजन इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुड गवर्नेंस एम्स एट एफिशिएंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो इसका भी जो है आंसर वो ट्रू ही है, क्योंकि ये गुड गवर्नेंस में ही आता है कि वो अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखे और एफिशिएंट यूज़ करें नेचुरल रिसोर्सेज का। सो द रीजन, द 2 पॉइंट्स आर विजिबल ऑन योर स्क्रीन, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ द सेम। So with this we have completed chapter 5 along with the exercise section. We have discussed all the objectives, and now the chunky questions is your responsibility, क्योंकि
ऑब्जेक्टिव्स में कंफ्यूजन होती है, बट जो ये बड़े आंसर्स होते हैं ये आप इजीली कर सकते हैं। सो जो क्वेश्चन नंबर 3 है वहाँ हमें कोरिलेशन एक्सप्लेन करना है कि गुड गवर्नेंस क्या है और ई गवर्नेंस क्या है। यू कैन ऑल्सो मेक अ बॉक्स लाइक दिस, मतलब डिस्टिंग्विश बिटवीन जैसा हो जाए कि क्लियरली एग्जामिनर को समझ आए आप क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप पॉइंट वाइज में भी जा सकते हैं, सब हेडिंग देखें कि ये गुड गवर्नेंस के बारे में आप बात कर रहे हैं और कैसे गुड गवर्नेंस ई गवर्नेंस से डिफरेंस है, या फिर आपने जैसे मैंने बताया चार्ट वाइज भी जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमें अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो ये एक पर्सनल रिस्पॉन्स वाला क्वेश्चन आंसर है। सो आई कैन नॉट हेल्प यू इन दिस। आपको चैप्टर मैंने समझाया है, अब आपको खुद ये चीज़ें अपने ओन वर्ड्स में लिखनी है और इसी पे आपको मार्क्स मिलेंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, 80 to 100 वर्ड्स वाला, जहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है वेरियस इंस्टीट्यूशन जो राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं डिफरेंट सेक्शंस इन इंडिया। सो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 भी है, एक्सप्लेन इन डिटेल द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ गुड गवर्नेंस, यानी गुड गवर्नेंस क्या है पहले आपको वो एक्सप्लेन करना है। ठीक है, गुड गवर्नेंस का क्या कंसेप्ट है, क्या होता है, क्या क्या उसमें चीज़ें इन्फ्लुएंस होती हैं। उसके बाद आपको एक एक जो वैल्यूज़ है यानी पॉइंट वाइज आपको उसको डिस्क्रिप्टिव मैनर में एलॉबरेट करके लिखना है। तो यहाँ पे हमने अपना चैप्टर फिनिश कर लिया है। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट चैप्टर वीडियोज, सी यू।